नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की यानी कुमाऊं की। और कुमाऊं भी और पर्वतीय हिस्सा भी और तराई का हिस्सा भी, जो एक लोकसभा मिलकर बनती है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा। इस क्षेत्र में आप जानते होंगे और जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बड़े नेताओं की कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे जीबी पंत, उनकी कर्मभूमि यही है, जन्मभूमि यही है। और फिर बाद में जब यूपी के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बने, वो भी कुमाऊं से आते थे, उनकी भी कर्मभूमि यहीं पर है। जीबी पंत तो एक चुनाव यहाँ से जीतने के बाद बहुत पहले मतलब 50 के या 60 के दशक में बरेली शिफ्ट हो गए थे। फिर उनकी राजनीति बरेली से होती रही। और एनडी तिवारी लेकिन यहाँ पर जमे रहे, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री रहे, चाहे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, चाहे एमपी का चुनाव लड़ते रहे, उन्होंने नैनीताल पर फोकस रखा। और यहाँ पर राज्य गठन के बाद भी बड़े नेताओं की यहाँ पर सांसद के निर्वाचन का एक सिलसिला जारी रहा है। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ से लोकसभा के सांसद 2014 में चुने गए थे। ये सारी चीज़ें हैं, इनके इसकी पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है। और अगर भौगोलिक पृष्ठभूमि पर जाना चाहते हैं, भौगोलिक जो सीन है, परिदृश्य है इसका, अगर उसको समझना चाहते हैं तो इस लोकसभा सीट का नाम है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट। और इसमें 5 विधानसभा सीटें नैनीताल जिले की हैं। नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआं और कालाढूंगी। और 9 विधानसभा क्षेत्र इसमें उधम सिंह नगर जिले के आते हैं। यानी इस नैनीताल लोकसभा का 3/4 हिस्सा मैदानी भाग है। और ये इसकी जो है भौगोलिक परिस्थिति है। और बाकी नैनीताल जिसको तालों का शहर कहा जाता है, एक बहुत बड़ी और भव्य पर्यटन नगरी है। और यहीं पर हाईकोर्ट भी है उत्तराखंड का। तो अगर इस तरह से हम आप हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, टूरिज्म के मामले में, धर्म के मामले में, नैनीताल लोकसभा में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर तीर्थयात्री, श्रद्धालु और पर्यटक तमाम लोगों की भीड़ होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि नैनीताल लोकसभा का भौगोलिक परिदृश्य मैंने आपको बताया, राजनीतिक बैकग्राउंडर मैंने आपको बताया। तो अब कुल मिलाकर अब जो सीन क्रिएट हो गया है, धीरे धीरे थोड़ा पीछे जाकर के मैं आपको बताना शुरू करूंगा और क्या स्थिति है। और नैनीताल में 2024 की चॉइस के लिए जो जंग हो रही है, तो नैनीताल में किसके सुर और ताल बिगड़ रहे हैं और किसके सुर और ताल बन रहे हैं, और यह सियासी सुर और ताल के क्या मायने हैं, किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। जीबी पंत का जैसे मैंने जिक्र किया, यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे। और तो उनके राजनीति का जो दौर था वो पहले ही इमरजेंसी तक वो तकरीबन समाप्त हो गया। और या थोड़े बहुत दिन उसके बाद तक वो चलते भी रहे, चूंकि उम्र होने के साथ साथ राजनीति फिर एक बार उनकी तरफ से विमुख होती गई। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 90 के दशक की, तो 91 में बलराज पासी नाम का एक भाजपा युवक, जिसको भाजपा ने टिकट दिया, और एक नौजवान कार्यकर्ता था, और सामने कांग्रेस से एनडी तिवारी थे। और एनडी तिवारी जैसे दरख्त को बलराज पासी ने गिरा दिया। और 91 में बलराज पासी सांसद हो गए। युवा थे, नौजवान थे, भाजपा कार्यकर्ता थे। पूरे देश में शोर मच गया कि 91 में जो एनडी तिवारी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो वो चुनाव हार गए। इसके बाद 96 में ईला पंत के साथ एनडी तिवारी का सामना हुआ। 99 में फिर बलराज पासी के साथ उनका जो मुकाबला था लोकसभा का वो हुआ, लेकिन एनडी तिवारी फिर जीतते गए। 2004 में यहाँ से कांग्रेस के महेंद्र पाल जीते। महेंद्र पाल ने जीतकर यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया, क्योंकि एनडी तिवारी उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके थे उत्तराखंड में। एनडी तिवारी का आशीर्वाद था, महेंद्र पाल जीत गए। लेकिन ये 2009 का जब चुनाव हुआ, तो महेंद्र पाल का टिकट कट गया और केसी सिंह बावा जो राजवंशी थे, वहाँ के जो राजशाही परिवार से थे, उनको टिकट दिया गया। तो 2009 में केसी सिंह बावा चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद फिर अब एकदम से राजनीति करवट ले रही थी पूरे देश की। 2014 का लोकसभा चुनाव आया। इधर नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर पूरे देश में अपनी पताका फहरा रहे थे और उनके नाम का डंका बज रहा था। 2014 का चुनाव पहले गुजरात मॉडल पर लड़ा गया और वहां से इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बहुत भारी मतों से चुनाव जीत गए। और उनकी जीत का अंतर तकरीबन 3 लाख के आसपास था। उन्होंने केसी सिंह बावा को हराया, जो वहां के सिटिंग एमपी थे कांग्रेस के। लेकिन साथ ही 2019 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने भगत सिंह कोश्यारी का टिकट काटकर अजय भट्ट को दे दिया और भगत सिंह कोश्यारी को थोड़े दिन बाद महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया। इसी के साथ
अजय भट्ट वहां से चुनाव लड़े तो अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने फिर एक बार उनके सामने बहुत ही बड़े दिग्गज कांग्रेस से उतरे थे हरीश रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अल्मोड़ा से सांसद रह चुके हैं, हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अजय भट्ट ने उनको तकरीबन 3.5 लाख मतों के भारी अंतर से हरीश रावत को हरा दिया। हरीश रावत के लिए शिकस्त बहुत ही उनके राजनीतिक कैरियर को डेंट करने वाली साबित हुई। उसके बाद हरीश रावत उससे पहले भी चुनाव हार रहे थे, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और उनसे पहले 2014 में उनकी पत्नी हरिद्वार से चुनाव हार गई थी, रेणुका रावत। 2019 में इतने बड़े मार्जिन की हार ने उनके राजनीतिक कैरियर को डेंट पहुंचाने का काम किया। अब चुनाव चूंकि 2024 है, 2024 की चॉइस क्या हो सकती है, 2024 में कौन किसको चुनने जा रहा है, तो ये मैं अभी आपको एक बार फिर बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार अजय भट्ट को रिपीट किया। अजय भट्ट इस समय केंद्र में रक्षा और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अजय भट्ट चूंकि यहां लीडर अपोजिशन रह चुके हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और अब वो केंद्र में मंत्री भी हैं, और अब वो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव नैनीताल से लड़ने जा रहे हैं। उनके पास वही जो हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास है, उनके पास कैडर वोट है, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको जिताने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं, और उनके साथ प्रधानमंत्री का नाम है, कार्यकर्ताओं की फौज है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के विधानसभा विस्तारक और जिला अध्यक्ष, और उससे भी ऊपर पूरा संगठन एक मुश्त खड़ा है, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन खड़े हैं उनके साथ, और संसाधनों का किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं। माहौल में राम मंदिर भी है, माहौल में मोदी भी है, मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, 400 पार का नारा भी है, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी एक रैली भी कर चुके हैं, और रैली में उन्होंने इस बात की अपील पब्लिक से की है कि आप कुमाऊं की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, तो उसके बाद फिर यहां भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होगा। उन्होंने भी बहुत भावुक अपील की कि आप यहाँ से अजय भट्ट को जितवा कर भेजिए, और केंद्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो राष्ट्रवादी हो, जो हर वर्ग का ख्याल रखे, जो बूढ़े बच्चे नौजवान सबका ख्याल रखे, जो ऐसी स्कीम्स लाए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, सबके लिए सोचे। तो अजय भट्ट इस समय दूसरी बार मैदान में है, और उनके सामने कांग्रेस में भी एक चेहरा नया तो नहीं है, लेकिन पिछली बार काला ढूंगी से विधानसभा का चुनाव हारे प्रकाश जोशी, जिनको राहुल गांधी का बहुत करीबी माना जाता है, लोकसभा का टिकट लेने में वो कामयाब रहे। प्रकाश जोशी की एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस का कैडर वोट भी है, तकरीबन 3-3.5 लाख के आसपास उस सीट पर मुसलमान हैं, और कांग्रेस को उम्मीद है जो 1 से 1.25 लाख के बीच में जो वोट वहां पर सिख जाटों के हैं, तो वो किसानों की जो नाराजगी है सरकार से, केंद्र से, मोदी से, तो उसके चलते वो वोट उनको मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकाश जोशी भी चूंकि पर्वतीय मूल से आते हैं, पर्वतीय मूल के होने के नाते वो भी नैनीताल का भीमताल, काला ढूंगी, हल्द्वानी, लालकुआ के पर्वतीय वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से वो पहले भी उनका कार्य क्षेत्र रहा है, भले ही वो काला ढूंगी से लड़े हो, लेकिन हल्द्वानी, लालकुआ, नैनीताल, भीमताल वो घूमते रहे हैं। उनको उम्मीद है कि पर्वतीय वोट उनकी पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में जाने वाला है। अजय भट्ट के साथ एक ही चीज हो सकती है कि चूंकि वो सिटिंग एमपी हैं, केंद्र में मंत्री है, तो पब्लिक उनसे पूछ रही है कि उन्होंने पिछले 5 साल में किस तरह के काम किया, कोई एक नए आयाम स्थापित किए हो, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई एक बहुत बड़ा काम कर दिया हो तो वो बताएं। पब्लिक में इस बात की एक अजीब सी मांग उठ रखी है कि अजय भट्ट को इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई है कि पार्टी बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक सब लगे हैं, बड़े नेता और सेलिब्रिटीज रैली करने आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, रैलियों के बहाने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। इधर प्रकाश जोशी के पास मुस्लिमों का बिल्कुल एक मुफ्त वोट बैंक है। इसके अलावा चूंकि बसपा ने भी वहां से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा, लेकिन मुस्लिम इस बार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस या सपा कांग्रेस गठबंधन को ही जाएगा, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक। तो प्रकाश जोशी फिर दूसरी बार परीक्षा में है। एक बार चुनाव हारने के बाद, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद वो लोकसभा के चुनाव में अजय भट्ट जैसे दिग्गज के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं। तो इन दोनों के बीच में नैनीताल में सियासत का सुरताल क्या होगा, नैनीताल में किसका सुर और किसका ताल बनेगा और किसका बिगड़ेगा, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। लेकिन वहां पर कांग्रेस मुस्लिम और सिख जाटों के वोटों
पर पूरी तरह से डिपेंड है और उन्हें लगता है कि इस 4 साढ़े 4 लाख से हम शुरुआत करेंगे, कुछ पर्वतीय मूल के वोट मिलेंगे, कुछ और लोग होंगे जो कैडर वोट है कांग्रेस का, तो हम मुकाबले में बने रहेंगे और जीतने की संभावना रहेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि प्रकाश जोशी केवल राहुल गांधी से रिश्ते होने के नाते टिकट लेकर के आ गए हैं, जमीन पर उनका कोई आधार नहीं है। लेकिन सच बात यह भी है कि जमीन पर किसी का कोई आधार हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम एकमुश्त कांग्रेस को जाने के आसार लग रहे हैं। फिर वही पर सिख जाटों के वोट, वो भी एक काफ़ी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर वो ऐसा होता है तो मुकाबले में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भाजपा के पास एक बड़ा वोट बैंक है, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस को कुछ और ऐड ऑन करना होगा। और कांग्रेस क्या करती है, नैनीताल में किसके सुर और ताल बिगड़ते हैं, किसके बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बस इसका इंतजार 4 जून तक करना होगा कि कौन किसको पटकनी देने वाला है और इस सहमात के खेल में, नैनीताल के ताल में कौन किसकी नैया पार करेगा और किसकी नैया हिचको ले खाएगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। का यह आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। कहर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है, इंडिया कहा जाता है। ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। भाग्य में शीश नवाता हूं।